नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दा की शुरुआत करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आपको दे दूं। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर बहुत ज्यादा विवाद करने की आवश्यकता मैं महसूस नहीं करता, क्योंकि अशोक गहलोत अपने दिव्य ज्ञान के लिए पहले से ही मशहूर है। ये कोई नई बात तो है नहीं कि आप परेशान हो गए। ये वही अशोक गहलोत हैं जिन्होंने कहा था कि पानी में से बिजली निकालने की साजिश सरकार कर रही है। अगर पानी में से बिजली ही निकल जाएगी तो वो किसानों के खेतों में जाएगी तो क्या लाभ पहुंचाएगी। जब मैंने ये संवाद उनका सुना, वो विधानसभा के अंदर बोल रहे थे, किसी मंच पर, नुक्कड़ पर, अपने घर में या किसी चौबत पर नहीं बोल रहे थे। शासकीय कार्य की जिम्मेदारी निर्वहन करते हुए राजस्थान विधानसभा के अंदर का बयान था उनका, जो रिकॉर्ड में रहता है। उस वक्त जब आप इनके समझ पर एतराज नहीं किए और दोबारा चुन करके मुख्यमंत्री बना दिए, तो भाई हमारे भोजपुरी में बोलते कि भाई इनका दूध भात है, इनको क्षमा करें। तो अब उन्होंने अगर बलात्कारी को माफ करने और फांसी देने पर रोक लगाने जैसी मांग की है, तो इसमें गलत क्या है। भारत के राजनीति में महिलाओं के प्रति कितने लोग संवेदनशील हैं और कितनी संवेदनहीन है, ये बात नहीं है भाई। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के सबसे पुराने अभी वयोवृद्ध मुख्यमंत्री जो जिंदा है, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी। उन्होंने अपने यहाँ के हुए बलात्कार पर कहा कि देखिए, बलात्कार वगैरह कुछ घटना केस नहीं होता, ये तो जवानी के जोश में बच्चों से हो जाती है। उसी उत्तर प्रदेश में एक बुढ़ौती के जोश में बाप बन गए थे, वो भी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो हमारे नेताओं के इन सब चीजों पर अब ना तो जनता रिएक्ट कर रही है, ना ही उसको करना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने मताधिकार के माध्यम से ऐसे दिव्य ज्ञानियों को राजनीति में स्थापित करेंगे तो फिर आपका क्या होगा। हमारे भोजपुरी में बोलते हैं कि बुआ बबूर तो अनार न मिली, आज जो एक दिन अकेले तहरियार न मिली। मतलब अगर आप बबूल का पेड़ बोएंगे तो अनार कहाँ से पाएंगे, और एक दिन आप अकेले पड़ जाएंगे, आपको यार कहाँ से पाएंगे अगर आपने सज्जनों का साथ नहीं दिया, सज्जनों को मौका नहीं दिया। तो ये खैर आज बात यूपी बिहार की है, इस वजह से कि उत्तर प्रदेश का तो मैं खुद रहने वाला हूं। उत्तर प्रदेश में परिवार है और बिहार में ससुराल है, तो यूपी बिहार की चिंता मैं ज्यादा करता हूं। हालांकि मैं भारतवासी हूं, समस्त भारत का ध्यान है मुझे, लेकिन यूपी बिहार पर विशेष ध्यान इसलिए है कि कहीं परिवार है तो कहीं ससुराल है। तो चूंकि यूपी का हूं, नोएडा के जस्ट बगल में रहता हूं, नोएडा कालिंदी कुंज जहां समाप्त होता है उत्तर प्रदेश की सीमा और दिल्ली की जो सीमा प्रारंभ होती है, वहां मेरा घर है। सानत भाई को नमस्कार। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, उत्तर प्रदेश में भी क्या सब ठीक ठाक हो रहा है। आपको पता होगा कि योगी आदित्यनाथ को बर्दाश्त करने के लिए क्या क्या यत्न की गई। उसके पहले योगी आदित्यनाथ को निपटाने के लिए दिल्ली भारतीय जनता पार्टी में कितना प्रयास किया गया, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। सब करके जब लोग थक गए और योगी आदित्यनाथ के विजय रथ अश्वमेध घोड़ा को नहीं रोक पाए, तो 2 विदूषक देने का काम किया, भाई ये लीजिए, 2 ले लीजिए। उस सब के बाद जब योगी जी अपने कार्य प्रणाली, निष्पक्षता और भेदभाव रहित शासन, सुशासन और कड़क प्रशासन के वजह से लोगों के दिलों में स्थान बनाए, तो अब क्या करते। तो अब नया हो रहा है, वो सुन लीजिए। एक आदमी जो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बता रहा है, मैं सिरे से इस बात को नकार रहा हूं, क्योंकि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष घूस लेते पकड़ा गया था, उसका भाजपा से कोई संबंध नहीं था। जब कांग्रेस का बलात्कारी जिसने तंदूर कांड में अपने पत्नी को जला दिया था, उसका कांग्रेस से कोई संबंध नहीं था। समाजवादी पार्टी का नेता अपने पत्नी को गोली मार दिया, उसका समाजवादी पार्टी से कोई मतलब नहीं था। बहुजन समाज का जीतते ही बलात्कार किया, उसका कोई बलात्कार से मतलब नहीं था। तो राजनीति में जब भी आप पकड़े जाएंगे तो आपका उस पार्टी से कोई संबंध नहीं होगा, ये आपको बताने की जरूरत नहीं, हम सब जानते हैं। क्या लिए आप अपना समय खराब करते हैं। टीवी बाइट में आने से पहले कहते कि सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि ये जो फलाना आदमी है, उसका भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, टीएमसी पार्टी
किसी भी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। और दूसरा, कानून अपना काम करेगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। ये सब अब लोग सुन चुके हैं, मैं भी वो दोहराऊंगा नहीं, आगे बताता हूं। घटना हुआ, गुंडे हुआ, वो सब आप समाचार में सुन लिए होंगे। जो समाचारों के अंदर की बात आ रही है, मैं उस पर अपनी बात रखना चाह रहा हूं। चर्चा है, महेश शर्मा जी परसों आए थे ओमेक्स सोसाइटी में। आते ही उन्होंने ऐलान किया कि मैं आदरणीय अमित शाह के आदेश पर आया हूं। आपको गारंटी देता हूं कि अगले 48 घंटे में कल्पित को पकड़ा जाएगा, अपराधी बचेगा नहीं। अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, प्रधानमंत्री जी ने हमको आदेश किया है। अब मुझे जैसा जो थोड़ी बहुत समझ रखने वाला आदमी है, जिसकी समझ उतनी नहीं है, वो एक चीज पूछ रहा है महेश शर्मा से कि क्या उत्तर प्रदेश के सब डिवीजन में नोएडा आता है, जहां योगी आदित्यनाथ का कड़क प्रशासन है, बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर गाड़ी पलट लेने की क्षमता वाले आदमी, जहां पर अपराधियों को ले जाने वाली गाड़ी कहीं भी पलट सकती है, कभी भी पलट सकती है और किसी का भी प्राण पखेरु एक्सीडेंट में जा सकता है। क्योंकि जब गाड़ी पलटेगी तो दुर्घटना होगी, और दुर्घटना होगी तो जान जाएगी। ये तो नेचुरल क्रिया है। आदमी कोई एक्सीडेंट प्रूफ तो होता नहीं, बुलेट प्रूफ होता है, साउंड प्रूफ होता है, फायर प्रूफ होता है, एक्सीडेंट प्रूफ कहाँ होता है? तो एक्सीडेंट प्रूफ तो आप है नहीं, तो एक्सीडेंट हो जाता है लापरवाही से, गलती से, दुर्भाग्य से, और कितने लोग चले गए। स्थिति तो ये आई थी कि उत्तर प्रदेश में अपराधी कहता था कि सर मैं 10-20-50 किलोमीटर पैदल ही चला जाऊंगा, क्योंकि उसमें मुझे जेल और थाना में पहुंच जाने का विश्वास है, आपकी गाड़ी में मुझे विश्वास नहीं। उस योगी आदित्यनाथ क्या इतने अक्षम हो गए हैं कि एक सड़क छाप गुंडा, जो कि इतना बदतमीज और नीच आदमी है, जो महिला पर अपनी शक्ति प्रदर्शन करता है गाली गलौज दे करके, उसको काबू में करने के लिए भारत का गृह मंत्री को इंटरफेयर करना पड़ा? इसमें दो प्रश्न उठते हैं, महेश शर्मा को बताना चाहिए। पहला प्रश्न है कि योगी आदित्यनाथ के सब डिवीजन में रहते हुए अमित शाह किस इंटाइटल से महेश शर्मा को भेजे आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी को साधुवाद। अमित शाह भारतीय गृह मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री का क्या काम? कानून व्यवस्था तो उत्तर प्रदेश प्रशासन का है, और क्या योगी आदित्यनाथ इतने अक्षम हो गए कि वो कानून व्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे हैं और भारतीय गृह मंत्री को उसमें उनका मदद देना पड़ रहा है? या ये मानो कि योगी आदित्यनाथ को केंद्र से डिटेक्ट किया जा रहा है, उनको एक खड़ाऊ की तरह से रखा गया है कि भाई आप वहां बैठिए और दिल्ली का खड़ाऊ आपके सीट पर बैठ करके राज करेगा, आप दास वाले सीट पर बैठिए, जिस तरह से भरत जी ने राज किया था भगवान राम का खड़ाऊ रख करके। या ये मान लो कि भारत के संविधान में एक नया अमेंडमेंट आया है, क्योंकि अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं उसके पहले तक की अमेंडमेंट का मुझे ध्यान है। कानून का एक छोटा विद्यार्थी होने के नाते और समाचारों पर अपडेट होने के नाते जो चीज मैं जानता हूं कि अभी कोई अपडेट नहीं आई है, तो क्या कोई नया चुपके से अमेंडमेंट कर दिया गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री राज्य प्रशासन के कानून व्यवस्था में सीधे दखल दे सकता है और पुलिस के एसपी डीएसपी थानेदार को हुक्म दे सकता है? क्या गृह मंत्रालय के सब डिवीजन में ये बातें आ गई हैं क्या? या महेश शर्मा ये बताना चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ फेल हो गए हैं, उनके बस की बात नहीं रही है, इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री ने हमको भेजा है और मैं इतना सक्षम आदमी हूं कि 48 घंटा के अंदर अपराधी को गिरफ्तार करवा लूंगा और कानून व्यवस्था को संभाल लूंगा? क्या ये बात हो रही है क्या? ये बात कल की थी, आज नहीं। अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी तुरंत 10 बजे का प्राइम टाइम नोएडा का ओमेक्स सोसाइटी खा गया। कल ही महेश शर्मा 48 घंटे की नोटिस देकर के आए थे और आज ही उस बदमाश के 10-20 बदमाशों ने उस महिला पर, जिसने उनके साथ मुजोरी करने की साहस की या कहूं कि दुस्साहस की, उसके घर पर जाकर के उसके हस्बैंड के साथ हाथापाई कराए। और उधर वो हाथापाई कर रहे थे और इधर महेश शर्मा वहां पहुंच रहे थे, जैसे महेश शर्मा को पहले से सूचना थी। हालांकि इस बात की उनको समझ आई तो उन्होंने एक आदमी से कहलवाया कि हमने महेश शर्मा जी को फोन किया, हमारे सांसद है, सांसद महोदय आ गए। कल से भी बड़ी बात आज उन्होंने कहा है, श्री महेश शर्मा ने 2-4 बातें, उस पर भी आपको बता देता हूं। मैं बताऊंगा, आप समझिएगा, क्योंकि मैं कहूंगा तो कहोगे कि कहता है, मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है। तो ज्यादा समझना कम बोलना। एक बात रखाता हूं आपके सामने। कल जब महेश शर्मा आए थे तो उनको अमित शाह ने भेजा था, जेपी नड्डा ने भेजा था। कल योगी आदित्यनाथ ने नहीं भेजा था। आज जब महेश शर्मा आए हैं और पुलिस की सिक्योरिटी एमएक्स में लगी हुई है
और उस सिक्योरिटी को धत्ता बताते हुए जब 4-5 10 नहीं दर्जनों गुंडे उस सोसाइटी में जबरन घुस जाते हैं और रेसिडेंट्सों के साथ मारपीट करते हैं, तो कहते हैं कि देखिए ये योगी प्रशासन है और इस तरह की कृत्य पर मैं शर्मिंदा हूं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। मतलब आज फिर योगी प्रशासन को लचर व्यवस्था और शर्मिंदगी वाली बात आप जोड़ रहे हैं। तो क्या कोई ऐसी चीज खेल या राजनीतिक साजिश हो रही है जो योगी आदित्यनाथ को एक छोटी छोटी व्यवस्था पर अपदस्थ करने, असमंजस में डालने या उनको अक्षम साबित करने का प्रयास हो रहा हो? मुझे तो ऐसा ही लगता है। अगर आपको लगता है कि मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे मार्गदर्शन दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लीजिएगा, और अगर फिर भी ना लगे तो आप मुझे सीधे फोन भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। आपका सुझाव स्वीकार है। अब आते हैं बिहार पर, क्योंकि यूपी पर जितना कम बोलूंगा उतना ही सही है, क्योंकि मैं भी वहीं रहता हूं जहां का ये बवाल है और मैं भी उनको बढ़िया से जानता हूं जिन पर यह सवाल है। आते हैं बिहार में। मित्रों, बिहार में तो वाकई गजब हो रहा है। मतलब बिहार में 3 चीज एक साथ हो रही है। अगर आपको लग रहा हो कि ये बड़ा सिंपल मामला है तो आपकी समझ को मैं थोड़ा और एलिब्रेट कर दूं। सबसे पहला बात जो हुआ वो आप जानते हैं, दोबाराने की जरूरत नहीं लगी, फिर से कह देता हूं। कुशवाहा जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, कौन कुशवाहा आप पहले जान लीजिएगा तो बात की गंभीरता समझेंगे। ये वही कुशवाहा है जो घूम घूम करके नीतीश कुमार को कुर्मी विरोधी और कुर्मी का दुश्मन कहते घूम रहे थे। मोदी के पक्ष में नीतीश के विरुद्ध चुनाव लड़े थे और पिछला बार में शिक्षा राज्य मंत्री का पद संभाले थे दिल्ली में, और घोषित नीतीश विरोधी का तगमा लिए हुए थे और बता रहे थे कि अगर बिहार और देश दुनिया में कुर्मी का सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो नीतीश कुमार है और सबसे बड़ा खसमखास है तो मैं हूं। और कई बार उन्होंने बयानों में, वार्तालाप में, हम भी चर्चा में है, हमारे साथ भी कहने में कहे हैं कि देखिए नीतीश कुमार अब बुजुर्ग होते हैं, अब उनको संन्यास ले लेना चाहिए, हम जैसे युवाओं को मौका देना चाहिए, बैठे बहुत आपने कर लिया, आगे कुछ कर नहीं पाएंगे। वही कुशवाहा ने एक वरिष्ठतम IAS ऑफिसर जो उत्तर प्रदेश कैडर के अफसर थे, रेल मंत्री नीतीश कुमार बने तो उन्होंने उनको अपना OSD बनाया। जब नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री बने तो RCP सिंह को कैडर चेंज करा करके बिहार का चीफ सेक्रेटरी बनवाया, और आज तक अनवरत दोनों का संबंध मजबूत है, फेविकोल की तरह से जुड़ा हुआ है। सिक्का के 2 पहलू की तरह से दोनों बिहार के कुर्मी, एक ही जिले के अगल बगल गांव के रहने वाले नीतीश कुमार और RCP सिंह, जाति, गोत्र, बिरादरी, क्षेत्र, समाज, समुदाय और आसपास के होने के नाते एक ही लोगों का संबंध विच्छेद की कहानी किस बात पर हुई है कि उन्होंने 40 बीघा जमीन खरीदा है अवैध कमाई से। अगर आप कहेंगे तो मैं थोड़ा देर रुक जाऊंगा, अगर आप हंसना चाहते तो हंस लीजिए, क्योंकि मेरी बात हास्यास्पद होती नहीं, लेकिन ये बात बिल्कुल हास्यास्पद है। जिस आदमी का अंदाजन 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का तनख्वाह हो IAS ऑफिसर को, जो आदमी बिहार राज्य का चीफ सेक्रेटरी हो, केंद्र में मंत्री हो, उस आदमी ने 40 बीघा जमीन खरीदा है, ये घोटाला है। और वही कुशवाहा लालू प्रसाद यादव के वेटरनरी अस्पताल में 10 आदमी 10 बाई 10 के कमरे में जमीन पर सोते थे। किस तरह से सोते थे, जब भी मैं कल्पना करता हूं तो मेरा गणित गड़बड़ा जाता है। फिर मैं कहता हूं कि क्या वो रेलवे की तरफ से कंपार्टमेंट बनाए थे या कैसे सोते थे। थैंक्स टू लालू प्रसाद यादव। उस लालू प्रसाद यादव के पास ना तो कोई बिजनेस है, ना कोई नौकरी है, ना कोई व्यवसाय है, MLA और मुख्यमंत्री के अलावा कोई पेंशन भी नहीं है। उनका बेटा दुनिया की सबसे महंगी कार BMW के काफिला में चलता है और दिल्ली से लेकर के दौलताबाद तक लखवाई करता रहता है। हवाई जहाज में जन्मदिन मनाता है और महंगा से महंगा शौक पालता है। उसका कमरा खाली किया गया था तो 70-80 एयर कंडीशनर मिले थे, 4-5 तो उसके बाथरूम में पाए गए थे। वहां पर कुशवाहा जी को भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है, और एक IAS अफसर के 40 बीघा जमीन खरीदने पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि उसे एक्सप्लेनेशन कॉल कर दी जाती है। आप लोग हंस रहे हैं कि नहीं? चलिए आपकी मर्जी है, नहीं हंसेंगे तो उससे बड़ा हास्यास्पद आगे कहने वाला हूं। मित्रों, अब आते हैं बात कि
कुशवाहा ने आरसीपी सिंह पर 40 बीघा जमीन का अवैध कमाई की अकूत संपत्ति अर्जित करने का जो इल्जाम लगाया है, वो किस पर लगाया है? उस आदमी पर लगाया है जिसका 30-35 साल पुराना नीतीश कुमार से एसोसिएशन है। उस आदमी पर लगाया है जो आदमी उसी की पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और नीतीश कुमार के सबसे वफादार आदमी थे। तो कहीं कुशवाहा जी ने नीतीश कुमार को सीधे सीधे तो नहीं लपेट दिया है कि आप सुशासन बाबू के रूप में अपने आप को मशहूर करवाते हैं, और काहे का सुशासन और काहे की आपकी चपलता कि आपके बगल में रहने वाला आदमी इतनी बड़ी अवैध अकूत संपत्ति कमाई किया था, इतनी बड़ी घोटाला और बेईमानी करा था और आपको पता नहीं चला। जो नीतीश कुमार सैटेलाइट से दारूबाज की मुंह सूंघ लेते हैं और जो नीतीश कुमार बालू माफिया को दूर से ही देख लेते हैं, जो नीतीश कुमार कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस का मैं एकदम अक्षरशः मानने वाला हूं। ये अलग बात है कि बिहार में ऐसा कोई दिन, घंटा, समय, मिनट नहीं होता जिस वक्त जहरीली शराब पी करके 2, 4, 10, 50 लोग न मरते हो दारूबंदी की जगह। मतलब बिहार में संपूर्ण दारूबंदी है नीतीश कुमार के शब्दों में। तो दारू आसमान से बारिश की तरह से टपकता है और लोग मुंह खोल के करते हैं, उसमें दारू गिरती है और बेचारे मर जाते हैं। ये नीतीश कुमार ही मान सकते हैं, हम तो मानेंगे नहीं, क्योंकि हम कोई बेवकूफ है नहीं। पढ़े लिखे स्नातक हैं, विज्ञान के विद्यार्थी हैं, कानून के ज्ञाता है, कानून की प्रैक्टिस करते हैं, समाज में रहते हैं, दिल्ली महानगर में रहते हैं जहां दुनिया के खेल खेल करके लोग आते हैं। वो लोग हमसे कई मामलों में सलाह लेते हैं और कई मामलों में हम उनको मार्गदर्शन देते हैं, सलाह देते हैं। हम तो नहीं मानेंगे, आप मान लीजिए। तो कहीं इस तरह का इल्जाम सीधे नीतीश कुमार को, मतलब सीधे मेन विकेट को हिट विकेट करने या कैच आउट कराने का प्रयास कुशवाहा जी ने तो नहीं किया। एक तीर से 2 निशाना, आरसीपी सिंह भी निपट जाए, नीतीश कुमार भी समाप्त हो जाए, फिर कुर्मी का इकलौता नेता तो मैं ही रह जाऊंगा। ये प्रयास है क्या? और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रयास की क्या है, आपको भरोसा हो गया था कि इस सावन के पवित्र माह में आरसीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन करेंगे? इसके पहले उनकी छवि पर एक डेंट लगा दीजिए, चाहे वो 40 बीघा जमीन का क्यों न हो, ताकि भारतीय जनता पार्टी में एंट्री बंद हो जाए। नहीं तो लोग कहेंगे कि भ्रष्टाचारियों को भाजपा में स्वागत है। ये वही बैतरनी है जहां कोई आदमी आके नहा लेता है तो पवित्र हो जाता है, जैसे और प्रदेशों में होता है। क्या यही है? अब मैं आपको बताता हूं इनमें से क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। मित्रों, राजनीति में बयानबाजी का बड़ा मतलब है। जैसा मैंने महेश शर्मा के बयान पर बोला कि परसों जब आए थे तो अमित शाह ने भेजा था, और आज जब पुलिस ने के मौजूदगी में बदमाश जबरन प्रवेश कर गए, सीधा सीधा लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज है, तो योगी की पुलिस है और हम शर्मिंदा है। एक ही बयान में सब कुछ निहित हो जाता है। उसी तरह से बिहार में देख लीजिए, बिहार में नीतीश कुमार के इतनी बड़े बयान के बाद भी नीतीश कुमार के घोर विरोधी लालू प्रसाद और उनका परिवार चुपचाप है, वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहा है। तो क्या नीतीश कुमार पुनः पलटू राम की भूमिका में आएंगे? ये मैं नहीं कह रहा हूं, लालू प्रसाद का बेटा तेज प्रताप तेजस्वी ने कहा था कि पलटू है। तेज प्रताप तो खैर जब गांजा पी लेता है तो कुछ भी बोलता है, उसके बोलने का मैं बहुत ध्यान नहीं देता, लेकिन उसने तो और भी कुछ कहा था। मैं चूंकि बीड़ी भी नहीं पीता इसलिए मैं नहीं बोल पाऊंगा, आप लोगों को पता ही होगा। मित्रों, नीतीश कुमार की स्थिति वही है जो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में थी, जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी और आदरणीय बाला साहब ठाकरे के बीच हिंदू हृदय सम्राट की एकता पर, हिंदू धर्म के नाम पर और सत्य सनातन के मूल्यों पर राजनीतिक गठबंधन हुआ। तो बाला साहब ठाकरे को अटल बिहारी वाजपेयी ने एश्योरेंस दिया कि सीट चाहे जिसकी कम आवे ज्यादा आवे, मुख्यमंत्री आप ही रहेंगे। और आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी के जिंदा रहने तक इस चीज को निभाया गया। लेकिन अमर तो यहाँ कोई नहीं है, जो आया है वो जाएगा। कब जाएगा ये उनको पता है, जिन्होंने भेजा है। हमको तो इस बात की ज्ञान नहीं है। ये दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोगों को जाना पड़ा। खैर, उनको प्रणाम है, ईश्वर उनको अपने आत्मा की शांति और अपने श्री चरण में स्थान दे, ये दुआ है, शुभकामनाएं हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी अब रहे नहीं, अडवाणी जी की कोई पूछ नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी अब टोटल मोदी और शाह के नेतृत्व में है और भाजपा 360 डिग्री के डाइवर्जन पे है, घुमाव पे है, मोड़ पे है। अटल अडवाणी से लेकर के
मोदी 7 तक की राजनीति पर। जब वहां पता चला कि भाई भारतीय जनता पार्टी दुगना से भी ज्यादा सीट हासिल कर रही है और शिवसेना चौथाई तक आ गई है, तो मुख्यमंत्री का अधिकार तो भाजपा को ही मिलता है। और पिछले बार इस बात को मजबूर कर दिया भाजपा ने और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनना पड़ा या बनाना पड़ा, मानना पड़ा। सरकार 5 साल चली खींचतान करके, लूट खसोट करके, जैसे ये बट चलती रही। नीतीश कुमार को यही बात खाई जा रही थी, क्योंकि 80 से भी ज्यादा सीट भाजपा लाई थी और 40 के करीब नीतीश कुमार लाए थे, मतलब आधे-आध का मामला था। फिर भी मोदी ने कमिटमेंट के अनुसार, या मैं कहूंगा कि उनको भीगी हुई जूता मारने के अनुसार मुख्यमंत्री के सीट पर बैठाया। गणित से राजनीति चलती है और सदन में बहुमत गणित से ही होता है। उन्होंने गणित दिखाया और कहा कि भाई आपके सहयोग के लिए 2 उप मुख्यमंत्री दे रहा हूं मैं, आपका सहयोग करेंगे। नीतीश कुमार को इंसिक्योरिटी उसी दिन से हो गई थी जब उनको 2 उप मुख्यमंत्री लाद दिया गया था और दोनों पिछड़े और अति पिछड़े समुदाय से था, जिसकी समुदाय की राजनीति करने की ठेकेदारी नीतीश कुमार ने ले रखा था। उन्होंने बिहार में पहली बार पिछड़ा के बाद कोई अति पिछड़ा समाज का गठन किया था और अति पिछड़ा समाज का स्वभून नेता घोषित किए थे। अब उस घोषित समाज से कोई 2 उप मुख्यमंत्री स्तर का नेता आ जाए तो उनको दिक्कत तो थी। पहले बार का मामला अलग था, सुशील मोदी थे तो भारतीय जनता पार्टी के निकले, लेकिन शुभचिंतक नीतीश कुमार के थे, इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं थी उनको उप मुख्यमंत्री माने रहने पर, बनाए रखने पर, छूट देने पर। लेकिन ये लोग तो प्योर भाजपा ही हैं और भाजपा की नीतियों पर काम करते हैं, भाजपा की नीतियों को बढ़ाते हैं। तो इसके पहले कि महाराष्ट्र जैसा कोई यहाँ पर मांग हो जाए बड़े भाई छोटे भाई का, नीतीश कुमार तो बिना कुर्सी कर रह ही नहीं सकते। फिर उनको चाहे थूक के चाटनी पड़े या थूक कोई पी जाना पड़े, उसे क्या फर्क पड़ता है। अरे जात गई, इज्जत गई तो क्या हुआ, कुर्सी तो बनी रही। लालू प्रसाद के शरण में गए पिछला बार इफ्तिखार के पार्टी में, जन्मदिन के पार्टी में और कथा पूजा तक में वो लालू परिवार में शामिल हुए, पहले नहीं होते थे। उसके बाद उन्होंने वहां पर जाकर के बिरयानी तो खाए नहीं होंगे, खीर तो खाए नहीं होंगे, राजनीतिक आदमी राजनीतिक बात किया होगा। लालू प्रसाद पुराने राजनीतिक हैं, उन्होंने कहा होगा कि देखो नीतीश, मोदी जी तुमको चबा जाएगा, पनबट्टा में रखे पान की तरह से निकल के थूक लेगा, पता भी नहीं चलेगा कौन सी सड़क पर थूक के फेंक दिया। इसके पहले की सड़क के झाड़ियों में थूक खोजी जाए जिसमें तुम पाओ, आ जाओ, भतीजे को मौका दो और तुम मार्गदर्शक बन के बने रहो, जो कहोगे मान लेंगे, तुम्हारी जितनी घोटाला सोटाला है उस पर आंख मूंद देंगे, बस तुम भतीजे को अपना आशीर्वाद दे दो। नीतीश कुमार ने कहा होगा कि बड़े भाई अब की बार आ गए हैं, आगे से चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये वाला कार्यकाल निभा जाने दो, भतीजा को मुख्यमंत्री बना देते हैं, कहोगे तो भतीजियों को भी बना देंगे, हमने क्या करना, मिल बांट के खाएं दोनों आदमी। बिहार की जनता को हम दोनों ने बेवकूफ बना रखा है और आई बेवकूफ। मैं क्षमा चाहता हूँ बिहार की जनता से, मैं बिल्कुल क्षमा चाहता हूँ। आपको इसलिए कहना पड़ा कि आप एक अंगूठा टेप को मुख्यमंत्री बना दिए, वहां जहां के प्रत्येक कोष पर IAS निकलता है, साइंटिस्ट निकलता है, जहां दिव्य ज्ञान के लिए भगवान बुद्ध को अवतार लेना पड़ा, जाना पड़ा, जहां पर गौतम बुद्ध ऋषि को आना पड़ा, उस धरती पर जहां का नालंदा विश्वविद्यालय है, आर्यभट्ट से लेकर के चाणक्य तक की जो कर्मस्थली जन्मस्थली है, मोहनदास करमचंद गांधी को जहां से चंपारण से आंदोलन शुरू करना पड़ा, वहां पर अंगूठा टेप और 7वीं में 7 बार फेल उप मुख्यमंत्री बन रहा है, अंगूठा टेप मुख्यमंत्री बन रही है। और चरवाहा विश्वविद्यालय बनाने वाला आदमी 15 साल तक राज कर लेता है और सारी विश्वविद्यालय और स्कूल के पढ़ाई को ध्वस्त और सत्यानाश कर दिया जाता है। तो आपको क्या कहा जाए, आप ही बताइएगा, मैं अपने कहे हुए अल्फाज को वापस ले लूंगा, आपसे क्षमा मांगूंगा। तो इन सब चीजों की भनक लग रही थी, इसलिए ये नीतीश कुमार का पार्टी का गठबंधन तोड़ने का एक स्वर तैयार किया गया कि RCP सिंह जो कि अगला एकनाथ शिंदे ना बने, इसके पहले उनका पत्ता साफ कर दिया जाए, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल से नीतीश कुमार पहले उनको निकाल दिए हैं राज्यसभा का सीट कंटिन्यू ना करके। तो लड़ाई तो दोनों के सामने सामने है, ओपन है, इसमें तो कहीं कोई दो राय है नहीं। तो ये मामला RCP सिंह को निकालने का है, नीतीश कुमार को निपटाने का है, या नीतीश कुमार एक फ्री पैसे चाहते हैं इस गठबंधन से सम्मानजनक स्थिति में निकल जाना, सिंपैथी का लार लेकर के निकलना। 1 मिनट और कि अब किस बात पर निकलेंगे, क्योंकि आप 15 साल से शासन में हैं, विशेष राज्य का दर्जा रोज मांगते हैं अलग होने के टाइम,
और जब शासन में आते हैं तो उस पर ध्यान ही नहीं देते। दारू बंद कराते हैं और रोज दारू जहरीली पिला करके लोगों को मारते हैं और कहते हैं कि दरोगा सस्पेंड होगा, एसपी सस्पेंड होगा, चौकीदार सस्पेंड होगा, होता कुछ नहीं है। तो फिर आप एक कौन सा नया शगुफा देंगे बताइएगा। और एक बात अंत में बड़ा जरूरी है कि ध्यान रखिएगा, आपने एक ऐसे आदमी को छेड़ा है जो छोड़ेगा नहीं। बुद्धि में आपसे वरिष्ठ है, संघ लोक सेवा आयोग ने उसके बुद्धिमत्ता की परीक्षा लिया है और तब जाकर के आईएएस दिया है। आईएएस में भी वो टॉप क्लास का आईएएस रहे होंगे तभी उनको उत्तर प्रदेश कैडर दिया है। और पिछले 30 साल से आपके साथ रह करके रग रग से आपके चाल को, आपके साल को और आपके राजनीति के कमाल को समझा है और कई मर्तबा तो वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते आपको सलाह दिया है। तो आपकी लड़ाई किससे है ये जानने के लिए सत्य सनातन धर्म पर तो कभी आपकी आस्था रही नहीं है, लेकिन मैं तो सनातन धर्म के प्रति आस्थावान हूँ। आपको उदाहरण दे देता हूँ। महाप्रतापी रावण जो भगवान राम के मुकाबले कहीं से कमतर नहीं थे, वेद ज्ञान से लेकर के युद्ध कौशल, ज्ञान विज्ञान, पराक्रम, रावण की तुलना राम से की ही नहीं जा सकती। लेकिन रावण का नाश इसलिए हो गया कि उनका घर का भेदी विभीषण उनके विरुद्ध हो गया रावण के अत्याचार से। विभीषण को राम ने पारितोषिक या लालच दे करके, उत्कोच दे करके नहीं फोड़ा था। रावण ने स्वयं उसको अपमानित करके लंका से निकाल दिया था और घर का भेदी लंका ढाए और लौट के बुद्धू घर को आए। महाभारत में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह जैसे महाप्रतापी ने पांडवों को भी उतना ही बड़ी ट्रेनिंग दी थी जितना कौरवों को दी थी। बुद्धि, बल, शक्ति, युद्ध कौशल, किसी भी मामलों में कौरव और पांडवों में कोई अंतर नहीं था। एक ही परिवार, एक ही कुल, एक ही गुरु, एक ही कौशल। लेकिन आपके अपने घर के लोग टूटे और कौरव का आज कोई नहीं है और पांडव अधिक है। नीतीश कुमार सत्य सनातन के अगर इन 2-3 उदाहरणों को याद कर लें तो समझ जाएंगे कि उनसे क्या पाप हो रहा है और वो कहां जाकर के। मित्रों, कुछ बातें मुझे लग रहा है कि मैंने जो बोला है कुछ लोगों को ऐतराज लग सकता है, खासतौर से बिहार के हमारे महान विभूतियों के विषय में बोलने पर, क्योंकि बिहार की जनता मेरे लिए आदरणीय है, वंदनीय है, पूजनीय इसलिए है कि मेरी पूज्य माता जी भी बिहार से थी, प्रिय इसलिए है कि मेरी प्यारी पत्नी भी बिहार से है। तो जहाँ प्रिय लोग हैं, पूजनीय लोग हैं, आदरणीय लोग हैं, उनके लिए अनादर का शब्द तो मैं कह ही नहीं सकता। बुरा लगता है तो बातें भी बुरी निकलती है। तो आपसे मैं क्षमा मांगता हूँ और अगर मैं कोई गलत बात कहा है, मेरा भावना गलत है और स्टेटमेंट गलत है तो मुझे जरूर मार्गदर्शन दीजिएगा। और अगर नहीं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने सभी सहयोगियों में साझा करें। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।